हम एक्चुअली फंक्शंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं और फंक्शन के चैप्टर में हम लोगों ने दो किस्म के फंक्शंस डिस्कस किए थे। पहला फंक्शन होता है बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन यानी जो कंप्यूटर के लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं या बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं या सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। तीन नाम है इसके, यानी जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। सी प्लस प्लस जब आप इंस्टॉल करते हो तो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर कुछ फंक्शंस पहले से मौजूद होते हैं। जिस तरह से आपने जो फंक्शन पढ़ा था सी आउट का, सी इन का, ये जो फंक्शन है पहले से मौजूद है। या जिस तरह स्क्वायर रूट का SQRT फंक्शन हमने पढ़ा था, या जो लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने सीन डॉट गेट पढ़ा था, या हम लोगों ने str डॉट स्ट्रिंग कनकैटिनेट का पढ़ा था, हमने स्ट्रिंग कॉपी का भी सर पढ़ा है, कॉपी का पढ़ा था। बिल्कुल, ये जितने फंक्शन होते हैं ये जो है बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। और इनको यूज करने के लिए प्रोग्रामर को खुद से कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, बल्कि जस्ट इनका नाम लिखते हैं और इनके जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो पास करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं। जस्ट हमें क्या करना होता है कि जो भी फंक्शन यूज कर रहे होते हैं उसकी हमें हेडर फाइल कॉपी करना जरूरी होता है कि हेडर फाइल हमें मेंशन करनी होती है, इंक्लूड करनी होती है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यानी सी प्लस प्लस में समटाइम हमें जरूरत ऐसे फंक्शंस की पड़ती है जिन फंक्शंस को हम अपनी जरूरत के मुताबिक बनाते हैं। यानी अगर फर्ज करो कि स्क्वायर रूट का तो हमारे पास फंक्शन था SQRT, लेकिन लेट सपोज क्यूब रूट का फंक्शन हमारे पास अगर नहीं है, यहाँ हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करना है, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके x की वैल्यूज फाइंड करनी है। हमारे पास डिफरेंट वो मौजूद हैं एक्सप्रेशंस और हमें उनको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मौजूद है और हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का फंक्शन बना सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। तो अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले का फंक्शन जो होता है उसके लिए हमें तीन इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, A, B और C। क्योंकि A, B और C नहीं होंगे तो हम x की वैल्यू कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो वो उस फंक्शन के पैरामीटर्स कहलाते हैं या इनपुट वैल्यूज कहलाती हैं, यानी जिन इनपुट वैल्यूज के साथ फंक्शन चलेगा। या इनपुट वेरिएबल्स, पैरामीटर्स हो तो वेरिएबल्स होते हैं, जब उनको वैल्यूज दे देते हैं तो फिर वो आर्गुमेंट्स बन जाते हैं। तो ये फंक्शन जो है प्रोग्रामर अपनी जरूरत के मुताबिक खुद लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी फंक्शन अवेलेबल ना हो तो यूजर उसको बना लेता है। अब वो किस तरह से इन्वॉक होते हैं या किस तरह से यूज होते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर, वो तरीका आपके सामने है। कि सबसे पहले लिखा होता है इंक्लूड आईओस्ट्री, जो कि हमेशा हर प्रोग्राम में सी प्लस प्लस के जरूरी है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD, ये भी हमारे पास पहले से ही होता है। ये जो पोर्शन है ना, यहाँ से मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। कि यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन, ये न्यू है क्योंकि लिखा हुआ है वाइड फंक्शन नेम और आगे फिर ये खाली है और यहाँ पे फिर हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं। उसके बाद इसकी बॉडी आ जाती है, कर्ली क्लोज आ जाती है। ये मेन जो है ये भी पहले की तरह ही है, ठीक है ना। ये देखो जिन टिक कर रहा हूँ ये पहले भी हुआ करते थे हमारे पास प्रोग्राम। उसके बाद मेन स्टार्ट हो गया, मेन की बॉडी चल रही है, फिर उसके अंदर ये जो फंक्शन है आपका ये इन्वोक हो गया है। ये फंक्शन नेम के साथ ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। तो होता इसमें क्या है कि जैसे ही इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। वॉइड फंक्शन नेम जो ये फंक्शन डेफिनेशन होती है, ठीक है। यानी हमें फंक्शन यूज करने से पहले उसको डिफाइन करना पड़ता है, यानी उसकी फंक्शनैलिटी बतानी पड़ती है कि आया ये क्या काम करेगा। उसका नाम भी हमें इन्वॉक करना पड़ता है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ती है। When a program begins running, the system calls the main function. जब भी प्रोग्राम शुरू होगा तो शुरू यहाँ से होगा, मेन फंक्शन से होगा। चाहे मेन फंक्शन एंड में लिखा हो और उससे पहले 100, 200, 500 फंक्शन के ऊपर लिखे हो, लेकिन फंक्शन स्टार्ट कहाँ से होगा, प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है, हमेशा मेन से होता है। यानी मेन वो फंक्शन होता है जो हमेशा सबसे पहले रन होता है। That is the system starts executing the code from main function.
When a function is called inside the main function, जैसे ही फंक्शन का नाम कॉल होगा मेन फंक्शन के अंदर, यानी यहाँ पे सिस्टम कॉल आएगी, जैसे ही फंक्शन कॉल यहाँ पे आएगी। अब देख लो फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन में जस्ट फर्क क्या है कि इधर सेमीकोलन लगा हुआ है फंक्शन कॉल, जबकि इधर सेमीकोलन नहीं लगा हुआ डेफिनेशन। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो मूव कर जाएगा किधर, फंक्शन डेफिनेशन पे। कंट्रोल जो है यहाँ पे मूव कर गया। ऑल द कोड इनसाइड द फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड, और इधर से फिर इसकी बॉडी के अंदर जितना भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फंक्शन, जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट होगा, द कंट्रोल मूव्स बैक टू द मेन फंक्शन, और कंट्रोल जो है वापस फिर इस, जैसे यहाँ पे एंड पे पहुंचेंगे हम, यानी फंक्शन की सारी बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी और आखिरी कर्ली ब्रेस पे पहुंचेंगे, तो यहाँ से वापस फंक्शन मूव करके इस नेम के बाद वाली लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे कंट्रोल बैक हो जाएगा मेन की तरफ। ठीक है जी, तो ये एक तरीका होता है। इसमें आपके पास जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, इसकी तीन चीजें होती हैं, एक रिटर्न टाइप होती है, एक नेम होता है, एक पैरामीटर होते हैं, और चौथी बॉडी होती है। रिटर्न टाइप क्या है कि ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी हमने अभी भी इंट मेन लिखा हुआ है। इंट मेन का मतलब है कि इंटीजर वैल्यू जो है मेन जो है रिटर्न करता है, इसलिए हम एंड में रिटर्न 0 भी लिखा करते थे। जबकि यहाँ पे वॉइड लिखा है, वॉइड का मतलब है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो उसकी रिटर्न टाइप हमें बतानी होती है, यानी आउटपुट बताना होता है कि आउटपुट किस किस्म का होगा और ये कोई आउटपुट रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, फंक्शन पैरामीटर्स जो होते हैं वो इसके इनपुट होते हैं, यानी इनपुट वेरिएबल्स, किन इनपुट वेरिएबल्स के साथ ये चलेगा। जिस तरह से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का कहा कि वो ए बी सी के बगैर क्वाड्रेटिक फार्मूला आप नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि उसमें ए बी और सी की वैल्यूज का होना जरूरी है। फंक्शन नेम उसका नेम होता है और बॉडी जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करती है। तो रिटर्न टाइप सजेस्ट व्हाट फंक्शन विल रिटर्न, यानी फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आउटपुट क्या देगा, उसकी टाइप क्या होगी, उसकी टाइप इंटीजर होगी, कैरेक्टर होगी, कोई पॉइंटर होगा या कोई क्लास होगी, क्या होगी यह बताना पड़ता है। अगर कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो उसकी टाइप वॉइड होती है। फंक्शन नेम जो होता है वो क्या बताता है कि इसका नाम क्या है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स टू होल्ड द वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट्स, यानी वो वेरिएबल्स जो इनपुट वैल्यूज को होल्ड करते हैं जब फंक्शन कॉल होता है। जब भी हम उसको वैल्यूज दे देते हैं तो वो आर्गुमेंट्स बन जाते हैं, जब तक वेरिएबल लिखे होते हैं तो वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। फंक्शन बॉडी क्या होती है, जिसके अंदर सारी कोड स्टेटमेंट्स हमने लिखी होती है। अब ये एक आपके पास एग्जांपल मौजूद है जिसको मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो C++ की इन्वायरमेंट में शो करवा दूं। आपके सामने C++ की स्क्रीन आ गई होगी। और यहाँ पे तो रूट का फंक्शन ओपन है, फंक्शन नजर आ रहा है, सॉरी रूट का नहीं करके यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। जी, ये फंक्शन नजर आ रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें लिखा है प्रोग्राम दैट कंटेन्स अ फंक्शन नेम्ड सम विद नो रिटर्न टाइप। ठीक है, सम के नाम से एक फंक्शन हमें बनाना है जिसके रिटर्न टाइप कोई भी नहीं है, एंड हैविंग पैरामीटर्स एक्स एंड वाई। उसके पैरामीटर्स क्या है, एक्स और वाई, उसके दो पैरामीटर्स। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैश इंक्लूड कोनी डॉट एच। ये दो चीजें तो आप पहले से भी करते हो, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडीपी आप पहले से करते हो। अब आ जाता है void sum int x int y। void मींस कि इसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, यानी ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। नाम इसका क्या है, सम है। int x यानी ये पहला आर्गुमेंट है जो कि इंटीजर वेरिएबल है x, यानी इस सम को दो इंटीजर इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी, एक x की जरूरत पड़ेगी, एक y की जरूरत पड़ेगी, और x और y वो वेरिएबल है जिसमें वो इनपुट वैल्यूज स्टोर होंगी।
हाँ, आपकी ना आवाज की समझ नहीं आ रही, आप चैट में लिख दो क्या आप पूछ रहे हो। हाँ, सम के अलावा भी यूज कर सकते हो, आप जो मर्जी नाम देना चाहो, मतलब आपने जिस तरह का फंक्शन बनाना है उसके लिए आप जो भी नाम देना चाहो अपने नाम से भी फंक्शन कॉल कर सकते हो। यहाँ पे नेम जो है वैलिड वेरिएबल नेम, जिस तरह से आप वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हो लेकिन जो वैलिड हो, सेम उसी तरह से फंक्शन का नेम भी आप कुछ भी दे सकते हो लेकिन वैलिड होना चाहिए, यानी जो वेरिएबल नेम के रूल्स हैं सेम वही रूल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसकी फंक्शनैलिटी भी आप खुद से लिख सकते हो, मतलब जो भी आपने इसमें करना हो। ये तो हमने एग्जांपल के लिए एक लिया है, वरना इस तरह के हजारों फंक्शन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो नाम इसका सम है, इसके अंदर दो इनपुट वेरिएबल्स हैं, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, और दोनों इंटीजर वेरिएबल्स हैं, यानी ये इंटीजर वैल्यूज होल्ड करेंगे इनपुट पे। उसके बाद इसके अंदर फंक्शन की बॉडी के अंदर हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल z मौजूद है। z के अंदर क्या होता है कि जो इसको इनपुट वैल्यूज x और y मिलेंगी ये उनको सम करके वो वैल्यूज स्टोर कर देगा z के अंदर, और उसके बाद सी आउट करके z को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवा देगा। ये फंक्शनैलिटी थी इस फंक्शन की। अब हम आ जाते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो प्रोग्राम तो मेन से स्टार्ट होगा, मेन से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद सबसे पहले ये लाइन आई कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c और d, चार वेरिएबल्स ले लिए, a की वैल्यू 10 ले ली, b की वैल्यू 20 ले ली। उसके बाद उसने फंक्शन कॉल किए, ये फंक्शन कॉल है सम ए बी, क्योंकि इधर देखो सेमीकोलन लगा हुआ है और ये फंक्शन कॉल है, ठीक है। फंक्शन इज कॉल्ड बाय यूजिंग वेरिएबल्स, इधर हमने वेरिएबल्स को यूज करके फंक्शन कॉल किया, ए बी को यूज करके। तो जब ए बी को यूज करके कॉल किया तो यानी हमने इंटीजर एक्स की जगह पे ए डाल दिया, वाई की जगह पे बी डाल दिया, और ए के अंदर क्या पड़ा था हमारे पास 10 पड़ा था, बी के अंदर हमारे पास क्या पड़ा था 20 पड़ा था। तो ये इधर आ गया आपके पास 10, इधर आ गया 20, तो z ने क्या किया 10 और 20 को प्लस कर दिया, तो z के अंदर क्या आ गया 30 आ गया, और 30 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गई। यानी जस्ट आपकी ये जब लाइन आएगी कोड के अंदर तो ये कंट्रोल ट्रांसफर होगा इधर, और इधर से ये सारी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जैसे ये खत्म होगा तो कंट्रोल कहाँ आएगा, इस लाइन पे, इस लाइन पे अगेन फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन इस बार कॉल हो रहा है बाय यूजिंग कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट्स को यूज करके कॉल हो रहा है, यानी डायरेक्ट इंटीजर एक्स को 34 जाएगा और इंटीजर वाई को 16 जाएगा, और इस पर तो भाई 34 और 16 के साथ कॉल होगा तो z के अंदर 34 प्लस 16 यानी 50 आ जाएगा, और 50 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद अगेन फंक्शन की कॉल जो है वो इधर आएगी, इस लाइन पे आएगी, तो ये आपको कहेगा इंटर टू इंटीजर्स, ये आपको कह रहा है कि दो इंटीजर्स इंटर करो। जैसे ही आप दो इंटीजर्स इंटर करोगे, पहला इंटीजर आपका सी में जाएगा, दूसरा जो है वो डी में जाएगा, और आपने उसके बाद सी और डी के साथ कॉल कर दी, यानी इस बार आप जो भी नंबर दोगे वो सी और डी में सेव होंगे, और इन दो वेरिएबल्स के साथ आपने फंक्शन को कॉल किया है, तो इंटीजर एक्स की जगह पे सी आ जाएगा, इंटीजर वाई की जगह पे डी आ जाएगा, लेकिन सी में वो वैल्यू आएगी जो आप इंटर करोगे, डी में वो वैल्यू आएगी जो आप इंटर करोगे, और z जो है इस बार उन दो वैल्यूज को सम करके और उनका भी सम जो है यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि बात वाजे हो जाए। मैं एग्जीक्यूशन वाली स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी नजर आ रहा है स्क्रीन पे? जी सर। देखो सबसे पहले 30 लिखा हुआ है क्योंकि पहली मर्तबा ए और बी के साथ कॉल हुआ था, और ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, तो 10 प्लस 20 से 30 आ गया। दूसरी मर्तबा 34 और 16 के साथ कॉल हुआ तो 34 प्लस 16 50 आ गया आपके पास स्क्रीन पे डिस्प्ले है। अब कह रहे हैं इंटर टू इंटीजर्स, मैं दो इंटीजर देता हूँ, 50 दे देता हूँ और 20 दे देता हूँ, तो रिजल्ट आपके सामने आ गया 70, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि आपको 50 और 20 जो है वो दोनों वेरिएबल्स एक्स और वाई की जगह पे गए, वहां पे ऐड हुए, और जेड में 70 आ गया और जेड डिस्प्ले हो गया। समझ आ रही है बात? यस सर। तो ये बेसिकली काम होता है आपके क्या कहते हैं फंक्शंस का, ठीक है। तो हम खुद से फंक्शन बनाते हैं। अब इसमें हमारे पास एक चीज रह गई,
क्योंकि अभी जो हमने डिस्कस किया वो वाइड था ना, यानी यस इसकी सर। रिटर्न टाइप तो थी नहीं, तो ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर ये वैल्यू रिटर्न करता है तो क्या हालत होती है, कैसे रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, वापस चलते हैं उस स्क्रीन पर जहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामिंग थी, वहां मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे। अब यही फंक्शन में सारा कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक नई स्क्रीन पे नीचे डालता हूँ। और ये वाले जो है मैं डाल देता हूँ इधर। मैं इसको वाइड की जगह पे इंट कर देता हूँ कि ये एक इंटीजर वैल्यू मुझे रिटर्न करके देगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये इंटीजर z खत्म कर देता हूँ, बल्कि मैं डायरेक्टली इससे जस्ट एक काम करवाऊंगा, एक वैल्यू रिटर्न करवा दूंगा। तो रिटर्न करवाने के लिए हम लिखते हैं रिटर्न का कीवर्ड। मैंने कह दिया कि रिटर्न x प्लस वाई, यानी x और y को प्लस करो, रिटर्न करें। उसके बाद रिटर्न कर दो। यानी जो भी आपको इनपुट मिले हैं उनको आप ऐड करो और उसके बाद उनको रिटर्न करो। तो मेरे पास जैसे ही मैं ये कॉल करूंगा तो इस जगह पे मुझे 10 प्लस या जो भी मैं वैल्यूज दूंगा उनका सम जो है वो इधर रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद मुझे खुद से यहाँ पे सी आउट करना पड़ेगा। सर इसमें सम की वैल्यू जो है एक्स वाई की सीडी में आएगी? नहीं, डायरेक्ट सीडी में नहीं आई, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट के नाम से, इंटीजर रिजल्ट के नाम से। इंट रिजल्ट मैंने ले लिया। अब वहां से जो x और y की वैल्यू वो रिटर्न होकर डायरेक्ट आएगी इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये c और d में जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे हैं। इनको मैं जरा एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ। c और d की जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास आएंगी ये कि जो मैं दो वैल्यूज इंटर करूंगा, मतलब मुझे प्रोग्राम भी आपको बताता हूँ सारा, तो आपको समझ में आ जाएगा। होना ये है कि सबसे पहले मेन फंक्शन पे आएगा प्रोग्राम, यहाँ पे आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि इंटर टू इंटीजर्स, यानी दो इंटीजर्स इंटर करो। अब आप जो है पहला इंटीजर इंटर करोगे वो सी में आएगा, दूसरा इंटर करोगे वो डी में आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है कि इंट रिजल्ट, यानी इंटीजर वेरिएबल रिजल्ट के अंदर जो क्या डालना है, आपने आपने डालना है सम को कॉल कर दिया कि जो सम से रिटर्न होगा वो किस में डाल दो, रिजल्ट में डाल दो। तो इधर जो है सम कॉल होगा, यानी कंट्रोल इधर आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे x में क्या आएगा, जो आपने वेरिएबल c के अंदर इंटर किया था। y की जगह पे क्या आएगा, जो आपने d के अंदर इंटर किया था। और वो वैल्यूज यहाँ पे सम होंगी, सम होके जो रिजल्ट आएगा उनका वो रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होके किस वेरिएबल में आएगा, रिजल्ट के वेरिएबल में आएगा। और इधर मैं उसको सी आउट कर देता हूं कि द रिजल्ट इज, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, ठीक है जी। तो ये स्क्रीन पे मुझे डिस्प्ले कर देगा। समझ आ रही है इसकी? आपकी आवाज भी मुझे नहीं समझ आ रही। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसको सेव कर देते हैं पहले। ये रिटर्न के साथ है तो विद रिटर्न लिख देता हूँ। अच्छा जी, ये कोई एरर यहाँ पे मुझे दे रहा है। अच्छा, मैंने सी और डी को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, यहाँ पे डिक्लेयर भी कर देता हूँ।
रन करता हूँ। अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। वो स्क्रीन होगी जो हमने प्रोग्राम रन किया उसकी, ठीक है। ये देख लो प्रोग्राम रन हो चुका है अभी, और आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही होगी, लिखा हुआ है इंटर टू इंटीजर्स। तो मैं यहाँ पे 2 इंटीजर्स इंटर करता हूँ। लेट सपोज मैंने पहला इंटीजर इंटर किया 55, दूसरा कर दिया 25, ठीक है जी। 2 इंटीजर्स मैंने कर दिए और मैं इधर इंटर करता हूं तो क्या आ रहा है, रिजल्ट इज 80। अब ये 80 कहां से आया है, ये रिटर्न हुआ है मेरे पास रिजल्ट वेरिएबल में, और रिजल्ट वेरिएबल ने 80 को शो किया है। अब स्क्रीन तो आपके सामने है, इस प्रोग्राम की तो समझ आ गई होगी। तो ये आपने रिटर्न करवा ली है वैल्यू, ठीक है। वापस अब चलते हैं जरा C++ वाली स्क्रीन पे, और वहां पे मैं आपको एक और तरीका भी दिखाता हूँ रिटर्न करने का। वैल्यू रिटर्न करने का एक तरीका और भी है। हमने यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर किया ये सब कुछ। हम ये रिजल्ट के अंदर स्टोर नहीं करते, हम ये यहाँ से डायरेक्ट उठाते हैं, और जो मैंने यहाँ लिखा है रिजल्ट, मैं यहाँ पे रिजल्ट नहीं लिखता, मैं यहाँ पे सम को कॉल कर देता हूँ। तो ये डायरेक्टली मुझे आउटपुट में सी आउट में भी रिटर्न करके दे सकता है वैल्यू। जहां तक मुझे लगता है तो इसको रिटर्न करना चाहिए। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। मैं आपके सामने फिर से स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की। स्क्रीन आपके सामने है, ठीक हो गया। ये देख सकते हो लिखा हुआ है इंटर टू इंटीजर्स, ठीक है। तो हम पहला इंटीजर इंटर करते हैं 60, दूसरा इंटर कर देते हैं 80, ठीक है जी। तो अभी मैं जैसे ही करूंगा तो मेरे पास स्टिल उसी तरह से प्रोग्राम चल रहा है। द रिजल्ट इज 140। यानी जरूरी नहीं है कि आप वैल्यू जो रिटर्न करवा रहे हो वो किसी वेरिएबल में रिटर्न हो। वो अगर आप डायरेक्ट सी आउट में भी रिटर्न करवाओगे तो वहां पे भी आपको आंसर दे देता है, रिटर्न हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट आपको मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शंस रिपीट कर दिए हैं ताकि क्लियर हो जाए बात, ठीक है। और साथ ही सिर्फ वो क्लियर ना हो बल्कि इसके जो रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। और साथ मैंने आपको जब ये भी, हाँ एक चीज रह गई यार, सॉरी भूल गया था, मैं आपको वो भी बता दूं। पिछले लेक्चर्स में है, जो कल परसों में लेक्चर थी उसमें है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। स्क्रीन आपके पास मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग वाली सामने होगी। और इसके अंदर यहाँ पे देखो पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स का फर्क क्या होता है। ये इंट एक्स और इंट वाई जो है ये पैरामीटर्स हैं, ठीक हो क्या। जबकि ये ए बी 34 16 या ये सी डी ये क्या है, ये आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। तो पैरामीटर और आर्गुमेंट्स में सिंपल सा फर्क यही होता है कि जब आप उसको एज अ वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं तो वो पैरामीटर्स होते हैं। जब आप उनमें वैल्यूज पास कर देते हो तो फिर वो क्या हो जाते हैं, फंक्शन कॉल के अंदर वो आर्गुमेंट्स कहला रहे होते हैं, ठीक है। और लास्ट में अब मैं आपको फंक्शन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ। ये आपके सामने अब आ गया होगा इसका लेक्चर। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। यूजिंग फंक्शंस वी कैन स्ट्रक्चर आवर प्रोग्राम्स इन अ मोर मॉड्यूलराइज्ड वे। फंक्शंस को यूज करके हम अपने प्रोग्राम को मजीद मॉड्यूलराइज्ड कर सकते हैं। मॉड्यूलराइज्ड करने का मतलब ये होता है कि फंक्शन के इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स बनाना। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग उस प्रोग्रामिंग को कहते हैं कि जिस प्रोग्रामिंग में आपके पास होता यूं है कि एक प्रोग्राम है, लेट्स सपोज
जो 5 किस्म के डिफरेंट फंक्शंस करता है, परफॉर्म करता है। यानी मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं कि जो एक नंबर यूजर से लेता है उसका स्क्वायर भी निकालता है, उसका क्यूब भी निकालता है, उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करता है, उसका क्यूब रूट भी फाइंड करता है और उसका टेबल भी फाइंड करता है। यानी 5 काम कर रहा है। एक काम क्या कर रहा है, पहला काम ये करता है कि वो उसका स्क्वायर फाइंड करता है नंबर का, दूसरा काम ये करता है कि नंबर का क्यूब फाइंड करता है, तीसरा काम नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करता है, चौथा काम नंबर का क्यूब रूट फाइंड करता है, पांचवा काम नंबर का टेबल फाइंड करता है। तो अब ये 5 डिफरेंट काम करने हैं। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि आप इन 5 डिफरेंट फंक्शंस को 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स बना दो। यानी सारे प्रोग्राम, सारे जो इसके फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। यानी ऐसा ना हो कि स्क्वायर फाइंड करने के लिए पहले क्यूब की वैल्यू, मतलब क्यूब फाइंड करने के लिए पहले स्क्वायर की वैल्यू पे डिपेंड करे कि यार स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हम फिर क्यूब में यूटिलाइज करेंगे, ऐसा ना हो, बल्कि सारे इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से आजाद काम कर सकें। तो हम 5 प्रोग्रामर्स को बिठा देंगे, तुम स्क्वायर का फंक्शन लिख दो, तुम क्यूब का लिख दो, तुम स्क्वायर रूट का लिख दो, चौथे को कहेंगे तुम क्यूब रूट का लिख दो, पांचवे को कहेंगे तुम टेबल का फंक्शन लिख दो। तो 5 अलग अलग फंक्शंस लिखें, 5 अलग अलग प्रोग्राम्स लिखें और उसके बाद हम इन 5 प्रोग्राम्स को इकट्ठा करके एक प्रोग्राम बना लें, तो वो 5 के 5 डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ये होती है कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दो और हर एक पीस को अलग अलग इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो और उसके बाद जब वो सारे पीसेस सॉल्व हो जाए तो उनको इकट्ठा करके एक बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो या बड़ा प्रोग्राम बना सकते हो। उसको हम कहते हैं मॉड्यूलराइज्ड वे या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो फंक्शन हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं और उसको मॉड्यूलराइज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई है। द यूज ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड मैनी एडवांटेजेस। फंक्शन की वजह से बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, उनमें से कौन कौन से कि यूजिंग फंक्शंस अ प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड इन लॉजिकल ब्लॉक्स। फंक्शन के जरिए हम प्रोग्राम के डिफरेंट लॉजिकल ब्लॉक्स बना देते हैं। यानी एक एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो अपना अपना मतलब रखता है। इट विल मेक द कोड क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इससे क्या होता है कि हम कोड को आसानी से समझ सकते हैं और कोड क्लियर रहता है। यानी उसके अंदर अगर कोई एरर आ जाए तो एरर भी फाइंड करना आसान होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि यूजिंग ऑफ फंक्शंस अवॉइड टाइपिंग सेम पीस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। आपने अभी लास्ट प्रोग्राम में देखा था कि लास्ट प्रोग्राम में हमने सम फंक्शन को 3 मरतबा कॉल किया था। पहली मरतबा ए और बी के साथ कॉल किया था, दूसरी मरतबा 34 और 16 के साथ कॉल किया था, तीसरी मरतबा हमने खुद से यूजर से वैल्यू ली थी रन टाइम पे और उसके साथ कॉल किया था। लेकिन फंक्शन का कोड हमने एक बार लिखा, लिखते एक बार है, इस्तेमाल हम कई मरतबा कर सकते हैं। यानी आपको सेम पीस ऑफ कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वन टाइम लिखो और उसके बाद उसको मल्टीपल टाइम, अगर 1000 मरतबा भी हमने कॉल करना होता तो हम 1000 मरतबा इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमें कोड रिपीट करने की जरूरत ना पड़ती। जस्ट उसका नाम हम बार बार लिखते और उसको कॉल करते जाते। इंडिविजुअल फंक्शंस कैन बी इजीली टेस्टेड। फंक्शंस को टेस्ट करना भी आसान है। यानी एक एक फंक्शन को अलग अलग, अगर आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का बड़ा सा प्रोग्राम आपने बनाना हो या बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पीसेस में डिवाइड करते हैं और हर पीस के लिए इंडिपेंडेंट फंक्शंस लिखते हैं। तो उन फंक्शंस को फिर हम अलग अलग चेक भी कर सकते हैं। यानी कि इस तरह टेस्टिंग आसान हो जाती है प्रोग्राम की, डिबगिंग आसान हो जाती है प्रोग्राम। In case of modification in the code, user can modify only the function without changing the structure of the program. यानी अब अगर आपको कोई कहता है, आपने सम के लिए लिखा है ना फंक्शन, अभी आपको कोई कहता है कि आप एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो आपको अब पूरा प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट सम के फंक्शन में जाके वहां पे उसका नाम प्रोड कर दोगे और जहां पे आपने प्लस लगाया था वहां प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। यानी आपने जस्ट 2 अल्फाबेट्स चेंज कर दिए और उससे आपके पूरे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो गई। यानी अब आपको पूरा प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि आपने जस्ट एक प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और आपका पूरा फंक्शन मॉडिफाई हो गया।
यानी फंक्शन को मॉडिफाई करने से पूरा प्रोग्राम मॉडिफाई हो जाता है। इट इज मच इजियर टू चेंज और अपडेट द कोड इन अ फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर कोड को चेंज करना या अपडेट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि वो एक मर्तबा करना पड़ेगा। जबकि अगर आप पूरे प्रोग्राम को चेंज करोगे तो जहां जहां वो फंक्शन होगा, जहां जहां उसकी फंक्शनैलिटी होगी, वहां वहां पे चेंज लाना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि हम एक मर्तबा चेंज करें और उसको हम 1000 मर्तबा कॉल करें तो 1000 मर्तबा वो कॉल हो जाए और चेंज हर जगह पे सामने आए। ठीक है जी, यहां तक मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। काइंडली कंफर्म करो। जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा, मैं फंक्शन के सिग्नेचर भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है ये आगे कि फंक्शन सिग्नेचर किसे कहते हैं। यानी जिस तरह से हम अपना नाम लिखते हैं तो हम अपने नाम की जगह क्या करते हैं, अपना साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। तो वो जी सिग्नेचर जहां भी होता है उसका मतलब है कि ये सिग्नेचर नहीं है बल्कि मेरा नाम लिखा हुआ है। आप अपना साइन करते हो तो इसका मतलब होता है कि ये आपका नाम है। तो सिग्नेचर सिग्नेचर नहीं है बल्कि ये आपका नाम है। मतलब नाम की जगह पे आप सिग्नेचर लिखते हो तो इसका ये वो आपके नाम की तरह ही एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी हम कहते हैं कि लेट अस कंसीडर द ऐड फंक्शन टू डिमॉन्स्ट्रेट द फंक्शन सिग्नेचर। हमने अभी वो सम वाला जो फंक्शन बनाया था उसी को देख लेते हैं और फंक्शन सिग्नेचर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। फंक्शन सिग्नेचर क्या है जी, ये आपके सामने है कि फंक्शन सिग्नेचर में 3 चीजें होती हैं। पहला होता है नेम ऑफ द फंक्शन, दूसरी चीज है उसके आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स, और तीसरी चीज है उसकी रिटर्न टाइप। ये 3 चीजें अगर आप लिख दो तो ये क्या कहलाती हैं, फंक्शन सिग्नेचर कहलाती है। बॉडी को छोड़ के ऊपर वाली जस्ट 3 चीजें, रिटर्न टाइप, नेम और आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स, तो ये क्या बन जाती हैं, ये होती हैं आपके फंक्शन सिग्नेचर। जी पूछो। बस सर समझ आ गई। ठीक है, समझ आ गई। ये बॉडी शामिल नहीं होगी सिग्नेचर में, ठीक है। अगर बॉडी शामिल करोगे तो ये फंक्शन डेफिनेशन बन जाएगी। बॉडी के बगैर ये क्या है, फंक्शन सिग्नेचर है। फंक्शन सिग्नेचर कहां पे यूज होता है, ये जो फंक्शन प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन आ रही है ना आगे फंक्शन कंपोनेंट्स में, वहां पे आपको इसका पता चल जाएगा। क्योंकि फंक्शन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, ये फंक्शन के प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, क्योंकि हमें फंक्शन यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। जिस तरह वेरिएबल यूज करने से पहले आप लिखते हो ना इंट एक्स, यानी उसको डिक्लेयर करते हो, सेम उसी तरीके से फंक्शन को भी यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, कि फंक्शन की जो बॉडी होती है कि उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। और फंक्शन कॉल जो होती है वो मेन के अंदर होती है, यानी जहां पे नेम लिखा होता है और आगे सेमीकोलन लगा होता है। ठीक है, अब एक एक करके इन तीनों चीजों को देख लेते हैं और इसी पे मैं लेक्चर जो है वो ऐड कर दूंगा। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या है, कि फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन इज डन टू टेल द कंपाइलर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन। जिस तरह हम किसी भी वेरिएबल की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए, सी के कंपाइलर को बताने के लिए कि हमारे पास फला फला वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, हम उसको डिक्लेयर करते हैं। यानी हम प्रोग्राम के स्टार्ट में लिख देते हैं इंट एक्स वाई जेड, तो हमने बता दिया कंपाइलर को कि इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। सेम उसी तरह से फंक्शन को भी डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हमारे पास इस प्रोग्राम में फला फला फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन को यूज करते हैं। फंक्शंस रिटर्न टाइप, इट्स नेम एंड पैरामीटर लिस्ट इज मेंशन्ड। और फंक्शन प्रोटोटाइप में 3 चीजें लिखी जाती हैं, रिटर्न टाइप लिखी जाती है, नाम लिखा जाता है और पैरामीटर्स लिखे जाते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन इज यूज्ड बिफोर द मेन। और हमेशा याद रखो कि ये जो डिक्लेरेशन होगी फंक्शन की वो मेन से पहले होनी चाहिए, ताकि मेन पे आते आते उसको पता हो कि मेरे पास कोई और फंक्शन मौजूद है इस प्रोग्राम में। समझ आ रही है बात? ठीक है सर। और ये याद रखो कि फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन भी जो है वो सेमीकोलन पे एंड करती है। फंक्शन डेफिनेशन में सेमीकोलन नहीं था, नहीं, जबकि प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में सेमीकोलन होगा। हमने जो भी फंक्शन लिखा था उसमें हमने डिक्लेरेशन नहीं की थी। जो भी हमने प्रोग्राम लास्ट किया था ना उसमें हमने प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन नहीं की थी। वजह क्या थी ना करने की, क्योंकि हमने डिफाइन ही उसको मेन से पहले किया हुआ था।
इसकी जरूरत तब लाजमी पड़ती है कि अगर फर्ज करो कि आपने फंक्शन को डिफाइन मेन के बाद किया है और आपने जी डिक्लेयर भी उसको नहीं किया, तो फिर आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। मैं भी आपको एग्जांपल प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, ठीक है। Function prototype declaration is used in C++ program only when the function is defined after the definition of the main function. Function prototype declaration जो है वो C++ में तब यूज होती है when the function is defined आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ द मेन फंक्शन। यानी मैंने आपको कहा था कि डिक्लेरेशन उस वक्त जरूरी है जब मेन के बाद आप फंक्शन को डिफाइन करो। अगर मेन से पहले फंक्शन को डिफाइन करो तो फिर प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन की जरूरत एज सच नहीं होती। हाँ, लिख दो तो अच्छी बात है, ना लिखो तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। इफ द फंक्शन डेफिनेशन लाइज बिफोर द मेन, अगर फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन से पहले हो तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन लिखो। अभी उसके बाद मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूं प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की, और उसके बाद फिर आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे हमने प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करनी है। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट सामने आ गई है? जी सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कोई मैंने फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन नहीं की। वजह क्या है कि मेरी जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो मेन से पहले पड़ी हुई है, मेन के ऊपर है ना, तो इसलिए मेरे पास कोई यस एरर भी नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और मैं उठा के इसको लिख देता हूं मेन के बाद, ये मेन, मेरे पास मेन की बॉडी खत्म हो गई और मैं इधर लिख देता हूं इसको। और अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूं, देख लो एरर आ रहा है मेरे पास, नजर आ रहा है ना आपको स्क्रीन पे एरर आ रहा है। जी सर। और एरर में क्या लिखा हो, उसने कहा है कि इन इंट फंक्शन सम वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, यानी वो इस सम फंक्शन को पहचानता ही नहीं है जिसको हमने कॉल किया, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि हमने इसको डिफाइन किया है मेन के बाद और इसको डिक्लेयर भी नहीं किया हुआ। अगर हम इसको डिक्लेयर कर दें तो एटलीस्ट इसको पता होगा कि मेरे पास कोई फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि void, यानी इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है, सम, और यहाँ पे मैंने int x लिख दिया, int y लिख दिया, यानी इसकी पैरामीटर लिस्ट लिख दी, और मैंने आगे सेमीकोलन लगा दिया। तो ये जो होगी ये क्या कहलाएगी, फंक्शन डिक्लेरेशन। प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन। अब प्रोग्राम को पता है कि इसमें एक फंक्शन मौजूद है, ऑल दो कि वो डिफाइन मेन से पहले नहीं हुआ, मेन के बाद डिफाइन हुआ है, लेकिन इस बार वो पहचान जाएगा क्योंकि उसको पता है कि उसके पास प्रोग्राम है। इस बार कोई एरर नहीं आया, बल्कि आप देख सकते होंगे, मैं आपके साथ अगर स्क्रीन शेयर करूं कि प्रोग्राम रन हो चुका है, ये देख लो आपके पास ये स्क्रीन मौजूद है, ठीक है। और इधर आप पहले की तरह वही वैल्यूज दे सकते हो, 60 + 30, तो आपको 90 का आंसर भी उसने शो करवा दिया। और इसको हम एंड कर लेते हैं, तो ये आपके पास जस्ट इस तरह करके प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। अब क्लियर हो गई है बात प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन की? जी सर। आगे चलते हैं, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन नजर आ रही होगी आपको। अब फंक्शन डेफिनेशन स्पेसिफाइज व्हाट अ फंक्शन डज। इस पे डेफिनेशन क्या बताती है, ये बताती है कि फंक्शन करता क्या है, यानी इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। जिस तरह हमने सम के फंक्शन में हमें डेफिनेशन क्या बता रही थी कि ये x और y को ऐड करता है z वेरिएबल के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, इट हैज टू पार्ट्स, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी, ठीक है। फंक्शन हेडर क्या होता है, फंक्शन हेडर इज सिमिलर टू फंक्शन प्रोटोटाइप। जिस तरह से फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं हम, सेम उसी तरह से फंक्शन का डेफिनेशन में हेडर भी होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि फंक्शन हेडर में आपके पास सेमीकोलन नहीं लगा होता, जबकि फंक्शन प्रोटोटाइप में आपके पास सेमीकोलन लगा होता है। जिस तरह की मैं अभी स्क्रीन अगर आपके साथ शेयर करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपकी फंक्शन प्रोटोटाइप है, ऐसे ही है। जी सर। और ये आपके पास फंक्शन डेफिनेशन का
हेडर है, ठीक है, ये हेडर है जी। और ये प्रोटोटाइप है। मुझे बताओ प्रोटोटाइप और हेडर सेम सेम नहीं है? नहीं सर, फर्क है। क्या फर्क है? सेमीकोलन का। सेमीकोलन का, बाकी सेम है, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस है कि जो आपको फंक्शन हेडर और प्रोटोटाइप में होता है, ठीक है जी। बाकी आगे उसकी क्या होती है, फंक्शन बॉडी होती है, और बॉडी में क्या होता है कि सिमी वो से कर्ली ओपन और कर्ली क्लोज के बीच में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि इसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करती हैं। ठीक हो गया जी। ठीक है सर। उसके बाद आता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है? फंक्शन कॉल इज ए स्टेटमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन, यानी मेन फंक्शन के अंदर ये स्टेटमेंट लिखी होती है जो कि फंक्शन कॉल कहलाती है, जिसको हम जैसे ही जिस पे पहुंचते हैं तो फंक्शन कॉल होता है, हो जाता है। जिस तरह से लिखा होता है सम ए बी और आगे से माई कॉलन लगा हुआ था, ये आपके पास जी। सम 34 16 और आगे से कॉलन लगा था, वो फंक्शन कॉल कहलाता है। अगर मैं आपको ठीक। इधर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में भी दिखा दूं तो यहाँ पे आप फंक्शन कॉल, ये आपके पास फंक्शन कॉल है, उसके बाद ये आपके पास फंक्शन कॉल है, ये आपके पास फंक्शन कॉल है, लेकिन ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है वेरिएबल्स के साथ, ये वाला कॉल हो रहा है कांस्टेंट्स के साथ, और ये अगेन वेरिएबल्स के साथ कॉल हो रहा है। ठीक है, तो आई गेस ये अब आपको यहाँ पे सारी चीजें इकट्ठी नजर आ जाएंगी कि ये आपके पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें ये आपकी फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है और ये आपका फंक्शन डेफिनेशन है। डेफिनेशन और प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में जो डेफिनेशन का हेडर है, ठीक है, जी। ये फंक्शन का हेडर है। फंक्शन हेडर जो है, डेफिनेशन हेडर जो है, उसके अंदर सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, प्रोटोटाइप में सेमीकोलन लगा हुआ है, और ये आपकी फंक्शन कॉल है जिसमें आपके पास सेमीकोलन भी मौजूद होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपके पास सिंपल सा फंक्शन था जिसमें मैंने सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेट कर दी हैं। यहाँ तक फंक्शन कंपोनेंट्स आपके क्लियर हो गए। कल इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्कोप उनका क्या होता है। ठीक है, जिस तरह से ठीक। आपको पता है थाने की हदूद होती हैं कि जी जी। फलां इलाके का थाना है तो वहां के केसेस देखते हैं, तो इसी तरह से वेरिएबल्स की भी हदूद होती हैं कि कहाँ कहाँ ये पहचाने जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स भी तकरीबन क्लियर हैं, लेकिन इनको भी हम मजीद देख लेंगे और यहाँ पे इंशाल्लाह फिर हम कल वाला लेक्चर एंड करेंगे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स और उसके बाद फिर पैरामीटर्स क्या होगा।